बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं शरिया स्टैंडर्ड का 2.7 क्लास अत-तौकील फिल मताजरात बिल अमलात, यानी एजेंसी एंड ट्रेडिंग इन करेंसीज। आप करेंसी की तिजारत में किसी को वकील बनाते हैं, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रख लें, वकील जब आप बनाते हैं एजेंसी, तो ये हम कहते हैं कि एजेंट ऑफ पोजेशन यानी कि कब्जे का वकील, एजेंट ऑफ सेलिंग खरीद का वकील, बेचने का वकील, एजेंट ऑफ बाइंग खरीद का वकील, और एजेंट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग खरीद और फरोख्त दोनों का वकील, और एजेंट ऑफ सेलिंग बाइंग एंड टेकिंग पोजेशन, कि वो सब कुछ करेगा, कब्जा भी करेगा, चीजों को बेचेगा भी सही, खरीदेगा भी सही, और सारी चीजों का वकील होता है। और सिर्फ एजेंट ऑफ पोजेशन भी हो सकता है कि सिर्फ कब्जे का वकील भी हो सकता है। तो ये बुनियादी तौर पर उस हवाले से है कि यजूज़ु तौकीलुल गैर बिइब्राम अक़्द बैइ अमलातिन मा तौकीलिही बिल क़ब्ज़ व तस्लीम, कि किसी और बंदे को वकील बनाना जायज है करेंसियों की तिजारत का मामला करने के लिए, मा तौकीलिही बिल क़ब्ज़ व तस्लीम, कि आप किसी को कब्जे का और हवालगी का दोनों का वकील बना लेते हैं। यानी आपने किसी को कहा कि मेरे लिए करेंसी खरीद दो, तो वो जाएगा और करेंसी भी खरीदेगा और उसके ऊपर कब्जा भी करेगा। इससे ये मतलब है, जिस तरह इंग्लिश ट्रांसलेशन उसकी कहती है कि इट इज परमिसिबल टू अपॉइंट एन एजेंट टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ करेंसी विद ऑथराइजेशन टू टेक पोजेशन ऑफ एंड डिलीवर द काउंटर वैल्यू, कि अब वो जाएगा, इट इज परमिसिबल, ये जायज है कि आप कोई एजेंट अपॉइंट करें, किस चीज के लिए, कि वो करेंसी की जो फिरोख्त है, आपके पास अगर डॉलर है, आप बेचना चाहते हैं, तो वो बेचने जाकर बेचे, तो आप उसको ऑथोराइज कर देते हैं कि भी डॉलर के बदले में जो करेंसी मिलेगी उस पर वो पोजीशन भी लेगा और दूसरी पार्टी को डॉलर डिलीवर भी करेगा। तो और उसके बदले में जो उसको डोमेस्टिक करेंसी, जो करेंसी लेना चाहता है, उसके ऊपर वो कब्जा भी करेगा। तो ये है बुनियादी तौर पर इस क्लास का मतलब। दूसरी क्लास है कि यजूज़ तौकीलुल गैर बिबैअ अमलात बिबैअ अमलात बिदून तौकीलिही बिल क़ब्ज़ शरीतत क़ियाम बिल मुअक्किल औ वकील आखिर वकील आखर बिल क़ब्ज़ क़ब्ल तफ़र्रुक़िल आक़िदैन, कि आप किसी भी शख्स को वकील बनाते हैं कि वो आपको करेंसी बेच दे बिदून तौकीलिही बिल क़ब्ज़, लेकिन आप उसको कब्जे का वकील नहीं बनाते, आप सिर्फ उसको फिरोख्त का वकील बनाते हैं। यानी आप कहते हैं कि भाई मेरे ये डॉलर हैं, मुझे ये फिरोख्त कर दो, लेकिन साथ में आप उसको ये कह देते हैं कि भाई उसके बदले में जो करेंसी मिलेगी वो आपने कब्जे में नहीं लेनी, वो उसको आप सिर्फ बेचने का वकील बनाते हैं। तो कहते हैं ये भी जायज है, लेकिन इसकी एक शर्त है कि शरीतत क़ियाम बिल मुअक्किल क़ब्ल तफ़र्रुक़िल आक़िदैन, कि जब आपका वो वकील करेंसी बेचेगा तो आप भी साथ में बैठे होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। और क्यों मौजूद होने चाहिए? ताकि आपको जो दूसरी करेंसी वो बदले में मिलेगी उस पर कब्जा आप करें, आप मुवक्किल की हैसियत में होंगे। और वकील आखिर बिल क़ब्ज़, या फिर ये हो कि आप अगर खुद नहीं जा सकते, कोई दूसरा बंदा भेज दें जिसे कब्जे का वकील बना दें, और वो दो कॉन्ट्रैक्ट करने वालों से, करेंसी की खरीद फरोख्त करने वालों की जुदाई से पहले अलग होने से पहले वो कब्जे पर दूसरी जो करेंसी होगी उसके ऊपर कब्जा करेगा आपकी तरफ से, तो वो कब्जे का वकील होगा। यानी यहाँ पर दो वकील भेजेंगे आप, एक कब्जे का वकील और एक बेचने का वकील, या आप बेचने वाले वकील के साथ खुद जाएंगे। तो ये है बुनियादी तौर पर इस क्लास का मतलब। असल शर्त वजह यह है कि भी मजलिस अक्द के खत्म होने से पहले काउंटर वैल्यूज के ऊपर कब्जा हो जाना चाहिए, चूंकि बेसरफ है। It is permissible to appoint an agent to sell the currencies without authorizing him to take possession of the amount sold. यानी जो अमाउंट बेची गई है उसके ऊपर आप उसे पोजेशन की इजाजत नहीं देते, अथोराइज नहीं करते, बल्कि सिर्फ उसे एक एजेंट टू सेल करेंसीज बनाते हैं कि जाओ भी मेरे डॉलर या मेरे रियाल बेच दो। प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल, वो प्रोवाइडेड का मतलब होता है यहाँ पर आईओ फिशरी स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई बशर्ते के, ऑन द कंडीशन कि द प्रिंसिपल और an other agent take
takes possession at the closing of the transaction, यानी कि वो पोजेशन ले लेंगे एंड पर, बिफोर द प्रिंसिपल पार्टीज आर डिस्पर्स, इससे पहले कि वो जो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट हैं खरीद फरोख्त करने वाली वो आपस में अलग अलग हो जाएं उनसे पहले पहले। यजूज़ तौकील बिक़ब्ज़ अल-अमलत बाद इब्राम अक़द सर्फ़ अला अन ला यतफ़र्रक़ अल-मुवक्किलान क़ब्ल तमाम अल-क़ब्ज़ मिन अल-वकीलैन, कि भी तौकील बिल कब्ज जो है करेंसियों के ऊपर किसी को कब्जे का वकील बनाना जायज़ है अक़द सर्फ करने के बाद। सिर्फ शर्त ये होगी कि जो दोनों के दोनों वकील मुवक्किल होंगे वो वकीलैन की जानिब से कब्जा करने से कबल वो जुदा नहीं होंगे। हम इस ट्रांसलेशन को भी देख लेते हैं। It is permissible to authorize taking possession of the counter values after the execution of a contract of currency exchange, provided such possession is completed by the authorized agents at closing the transaction before the principal parties are dispersed. अब सूरत हाल ये है कि भी दो लोग हैं और दोनों के दोनों अपनी करेंसी बेचना और एक भाई बेचना और एक खरीदना चाहता है, तो वो दोनों के दोनों किसी को कब्जे का वकील बनाते हैं और बेचते खुद हैं। तो कहते हैं कि भी बेचेंगे खुद और कब्जे का किसी को वकील बनाएंगे। तो जब वो एक दूसरे के साथ बहैसियत मुवक्किल दोनों, चूंकि उसने भी एजेंट बनाना है और फरीक ए ने भी एजेंट बनाना है, फरीक बी ने भी एजेंट बनाना है, तो जब वो एक दूसरे के साथ करेंसी की खरीद फरोख्त करेंगे तो उनके दोनों के कब्जे के वकील भी साथ ही मौजूद होने चाहिए और बेचने वालों के और खरीदने वाले जो मुवक्किल हैं उनके अलग होने से पहले पहले उनके वकील काउंटर वैल्यूज करेंसीज के ऊपर कब्जा कर लें। मिसाल के तौर पर ए डॉलर बेच रहा है बी को रुपए के बदले में, तो दोनों के वकील होंगे, तो एक डॉलर पे कब्जा करेगा, एक रुपयों पे कब्जा करेगा, लेकिन ये कब्जा दोनों मुवक्किलों के अलग होने से पहले पहले कब्जा हो जो है ना वो जुदाई उनकी अलग हो जाना चाहिए, ताकि अक़द सरफ है, बै सरफ है, करेंसी एक्सचेंज है, तो इसके अंदर गुंजाइश ही नहीं है कि कोई इसको डिले कर ले। तो इसकी वजह से ये शर्त लगाई गई कि आप वहीं पर ऐसा करेंगे। यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर करेंसी ट्रेडिंग, के कम्युनिकेशन के जो जदीद वसाइल ज़राए हैं उनके ज़रिए आप करेंसी का कारोबार करते हो तो वो कारोबार कैसे किया जाएगा। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन परचेज है, लोग बैठे होते हैं इंटरनेट पर और करेंसी का एक्सचेंज के जो है वो उन्होंने शॉप्स ऑनलाइन खोली हुई होती हैं, तो वो क्या करते हैं भी बंदा कहता है जी मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए अपने बैंक ट्रांसफर से आपको भेज देता हूँ, आप मेरे अकाउंट में भिजवा दें। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन के जरिए करेंसी ट्रेडिंग है वो कैसे की जाएगी और उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, शरिया स्टैंडर्ड उसके ऊपर बता रहा है। 2/8/1 क्लास कहती है कि bilateral contracting between two parties at different remote places using modern communication means has the same juristic consequences as execution of contract in one and same place। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, एक आदमी बैठा हुआ है अमेरिका और एक आदमी बैठा हुआ है पाकिस्तान, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ऑडियो या वीडियो कॉल के साथ कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे को ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करते हैं, जी मैं आपको डॉलर बेच रहा हूँ, वो कहते हैं मैं पीकेआर खरीद रहा हूँ, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वो वहां से उसको ट्रांसफर करता है और ये उसको यहाँ से ट्रांसफर करता है। तो कहते हैं उन दोनों का सेशन जब तक वो कनेक्टेड है उनका सेशन एक ही सेशन कंसीडर किया जाएगा। हम ये कहेंगे कि वो एक ही सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। मैं दोबारा पढ़ता हूं, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्टिंग बिटवीन टू पार्टीज, बाइलैटरल दो तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो आदमियों का, एट डिफरेंट रिमोट प्लेसेस, दो मुख्तलिफ मकामात पे बैठे हुए हैं, दो मुख्तलिफ शहर भी हो सकते हैं, दो मुख्तलिफ ममालिक भी हो सकते हैं। यूजिंग मॉडर्न कम्युनिकेशन मीन्स, जदीद जराए को इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरनेट वगैरह, हैज द सेम ज्यूरिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, उनके बिल्कुल वही शरई अहकामात होंगे या उसके ऊपर फिकी उसूल लागू होंगे, एज एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन वन एंड सेम प्लेस, जिस तरह के दो लोग एक जगह पर बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये एक ही जगह पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों? इसलिए कि एक चीज याद रखें, जो सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम अपनी उर्दू जुबान में कहते हैं मजलिस अक्द, तो मजलिस अक्द का मतलब ये होता है या तो मजलिस जगह और वक्त दोनों सेम होंगे
जगह और वक्त दोनों सेम होंगे कि एक ही जगह पर दोनों के दोनों मौजूद हैं, सेम टाइम के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, या फिर वो जगह एक नहीं होगी लेकिन वक्त एक होगा। वक्त एक होने का मतलब ये है कि भी वो कनेक्टेड एट द सेम टाइम होंगे। मुमकिन है अमेरिका में रात हो, पाकिस्तान में दिन हो, और वो आपस में कनेक्टेड बैठे हों, और कोई ये कह दे कि जी इधर तो दिन है उधर तो रात है, तो ये सेम टाइम तो ना हुआ। भाई इस चीज को हम नहीं देखेंगे कि दिन है रात है, हम ये देखेंगे कि एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे कि ये सेशन इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर दोनों पार्टीज उसी जगह बैठी हुई हैं एक साथ, हम कहेंगे कि सेशन इज सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस, दोनों सूत्रों में। 2/8/2, an offer made for a stated period which is transmitted by one of the prescribed means of the communication remains binding on the offerer during that period. The contract, अच्छा अब यहां तक ये बात कर रहा है कि देखें एक बंदे ने ईजाब कर दिया, ऑफर कर दिया, और एन ऑफर मेड फॉर ए स्टेटेड पीरियड। भाई एक सौ एक साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ऑफर करता हूं, मैंने आपको चीज बेची, तो अब वो कहते हैं कि भाई टेलीफोन के जरिए उसको बता रहा है कि मैं ये चीज आपको बेची, और तो कहते हैं कि ये ऑफर उसके ऊपर तब तक बाइंडिंग रहेगी ऑफरर पर जब तक वो मजलिस मौजूद होगी, जब तक वो मजलिस कंटिन्यू करेगी, जब तक वो मजलिस कंटिन्यू करेगी। अच्छा, ये उसकी ऑफर मौजूद रहेगी। रिमेन्स बाइंडिंग किसके ऊपर मौजूद रहेगी? ईजाब करने वाले के ऊपर, ऑफरर के ऊपर। The contract is not completed until acceptance by the offeree and taking possession of the counter values by both parties has taken place. जब तक दूसरी पार्टी न सिर्फ एक्सेप्ट करे बल्कि वो दोनों पार्टीज काउंटर वैल्यूज के ऊपर पोजेशन लें, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होगा। सिर्फ वो ऑफर कहलाएगी जब तक कि उसके साथ एक्सेप्टेंस अटैच नहीं होती। एक्सेप्टेंस अटैच होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि दोनों के दोनों काउंटर वैल्यूज के ऊपर पोजेशन नहीं ले लेते। बायलैटरल प्रॉमिस टू परचेज एंड सेल करेंसीज, दो तरफा वादा करेंसी की खरीदो फरोख्त का। A bilateral promise to purchase and sell currencies is forbidden if the promise is binding even for the purpose of hedging against the currency devaluation risk. However, a promise from one party is permissible even if the promise is binding. अच्छा, अब यहां पर सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए दो चीजें कि व्हाट इज बायलैटरल प्रॉमिस, कि बायलैटरल प्रॉमिस है क्या, और शरिया में फिक में उसकी जो स्टेटस है वो क्या है। बायलैटरल प्रॉमिस होता है दो तरफा वादा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको डॉलर बेचूंगा, और दूसरी पार्टी वादा करती है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे ही डॉलर खरीदूंगा। हम कहेंगे कि ये बायलैटरल प्रॉमिस है। अब बायलैटरल प्रॉमिस को शरिया समझती है कि ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। बायलैटरल प्रॉमिस क्या शुमार होता है? एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट शुमार होता है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है करेंसी की एक्सचेंज का, जिसे हम कहते हैं बैसरफ, जिसे हम क्या कह रहे हैं? बैसरफ। अब ये बैसरफ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो कहते हैं कि अगर बायलैटरल प्रॉमिस करेंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और करेंसी एक्सचेंज का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में अटैच हो गए, दो कॉन्ट्रैक्ट आपस में अटैच हो गए। और शरिया ये कहती है, हदीस में है कि हदीस ये है कि भी सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ दो सेल कॉन्ट्रैक्ट करने से मना फरमाया, या एक साल दो सफके करने से मना फरमाया, और वो दो सफके भी इस तरह कि एक सफका दूसरे के साथ कंडीशन बन रहा हो, एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे के साथ कंडीशन बन रहा हो, तो शरिया ने इसको अलाउ नहीं किया। कहते हैं जब आप बायलैटरल प्रॉमिस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टी ने वादा पूरा ना किया तो फिर दूसरी पार्टी भी अपना वादा पूरा नहीं करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बायलैटरल प्रॉमिस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर बैसरफ का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अगर बायलैटरल प्रॉमिस का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर बैसरफ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सफका दूसरे कॉन्ट्रैक्ट और सफका के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और शरिया ने इसको मना किया है। तो इस वजह से
कहते हैं कि ये अलाउ नहीं है। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं कि बायलैटरल प्रॉमिस टू परचेज एंड सेल करेंसीज इज फॉरबिडन, जायज नहीं है, फॉरबिडन है। इफ द प्रॉमिस इज बाइंडिंग, अगरचे ये प्रॉमिस आप लोग उन पार्टीज ने किस लिए किया था, इवन फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग अगेंस्ट द करेंसी डिवैल्यूएशन रिस्क, अगरचे वो अपने रिस्क को हेज कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनको खतरा था कि मुस्तकबिल में ये करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, आओ हम एक साथ मिलकर बायलैटरल प्रॉमिस कर लें। वो कहते हैं कि हेजिंग उनके लिए इजाजत है, जिस तरह हम पीछे पढ़ आए हैं, हेजिंग की इजाजत है, लेकिन अगर वो हेजिंग बायलैटरल प्रॉमिस के थ्रू करेंगे तो ये जायज नहीं होगा। हाउएवर, ताहम, a promise from one party is permissible even if the promise is binding। वो कहते हैं हाँ, अगर एक पार्टी वादा कर ले और दूसरी पार्टी वादा न करे तो जो पार्टी वादा करेगी उसके ऊपर वो प्रॉमिस बाइंडिंग होगा। लेकिन चूंकि ये यूनिलैटरल प्रॉमिस होगा, एक पार्टी का प्रॉमिस होगा, और यूनिलैटरल प्रॉमिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ जमा होने का, शर्त या कंडीशन बनने का ऑब्जेक्शन बन ही नहीं पा रहा, इस वजह से कहते हैं कि भी एक तरफा वादा करना करेंसी एक्सचेंज का जायज है, इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन जो वादा करेगा उसके ऊपर वो वादा बाइंडिंग होगा। 2/9/2 parallel purchase and sale of currencies is not permissible as it incorporates one of the following invalidating factors। parallel purchase and sale of the currencies, parallel का मतलब ये है कि मैंने किसी से डॉलर खरीदे और एट द सेम टाइम मैंने वही डॉलर किसी को बेच दिए। अब हालांकि अब वो कहते हैं कि भाई पैरेलल आपने ट्रांजैक्शन की, आपने डॉलर खरीदे एक हाथ से और दूसरी साइड पे आपने उसको बेच दिए, कहते हैं ये जायज नहीं है। उसकी खराबियों की वजह क्या है वो बताते हैं कि 3 वजूहात हैं। Number 1, there is no delivery and receipt of the two currencies bought and sold, and thus the contract amount to a deferred sale of currency। वो कहते हैं वजह ये है कि जब आपने पहले डॉलर खरीदे हैं, वो डॉलर पे तो आपने पोजीशन ही नहीं ली, आपको अभी तक डिलीवरी ही नहीं हुई, आपने उसको पहले सेल कर दिया। जब आपने आगे सेल किया तो आपने वो चीज बेची जो आपके पास है ही नहीं। तो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर ये ला तबे मालैसा इंदक की हदीस भी आती है कि जो कहती है वो चीज न बेचो जो तुम्हारे पास है नहीं, नॉट टू सेल व्हाट यू डू नॉट हैव। तो एक ये ऑब्जेक्शन आएगा, और दूसरा ये है कि आपने पोजीशन ही नहीं ली, ना कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है ना आपकी रियल पोजीशन है, तो आप उस चीज को कैसे सेल कर सकते हो। सेकंड पार्ट, मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज कंडीशनल ऑन एन अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए करेंसी एक्सचेंज। भाई या तो फिर ये सूरत हाल भी बन सकती है आपकी कि जनाब मैं आपको करेंसी उस वक्त डिलीवर करूंगा जब मुझे उस तरफ से करेंसी डिलीवरी मिलेगी, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या हो गया, डिपेंडेंट। भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट, वो मुझे डॉलर देगा तो मैं आपको डॉलर दूंगा, तो ये फिर अगेन दो कॉन्ट्रैक्ट एक साथ इस तरह अटैच हो गए कि एक कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिपेंडेंसी आ रही है, और ये शरअ में जायज नहीं है। सी, ए बायलैटरल प्रॉमिस दैट इज बाइंडिंग ऑन बोथ पार्टीज। अब बायलैटरल प्रॉमिस होता है साहब जरा दोनों ने वादा किया है तो दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा, टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ करेंसी एक्सचेंज एंड दिस इज नॉट परमिसिबल। ये वही वाला सेम ऑब्जेक्शन आ जाता है कि भाई दो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगा तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट ये हो जाएगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसरफ का हो जाएगा और आपस में वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कहते हैं इन 3 खराबियों की वजह से शरा कहती है कि भाई करेंसी एक्सचेंज करते वक्त आप बायलैटरल प्रॉमिस नहीं करेंगे। 2/9/3 it is not permissible for one of the partners in musharaka or mudaraba to be a guarantor for another partner to protect the latter from the risk of dealing in currencies। दो दोस्तों ने कहा कि आओ यार मिलके ना हम करेंसी एक्सचेंज का कोई बिजनेस करते हैं, या आओ हम कोई बिजनेस करते हैं डॉलर में करते हैं। वो और दूसरा दोस्त कहता है कि डॉलर मुस्तकबिल में डिवैल्यू हो सकता है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं करता। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम डॉलर लगाओ, जो भी डिवैल्यूएशन का रिस्क होगा वो तुम्हें नहीं आएगा, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा, सारी डिवैल्यूएशन का रिस्क कौन बियर करेगा, मैं करूंगा। यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है लॉस की। किसकी गारंटी दे रहा है? लॉस की। और शरिया ये कहती है कि अल खिराज बिद्दमान,
کہ بھی اگر جو تم پروفٹ کمانا چاہتے ہو تو نقصان کا خطرہ مول لینا پڑے گا، تو جس کو گارنٹی دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے وہ نقصان کا خطرہ مول ہی نہیں لے رہا، تو پھر وہ کس بنیاد پر مشارکہ یا مداربہ کے ساتھ آ کے پروفٹ کمائے گا؟ تو اس وجہ سے شرع کہتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. However, it is permissible for a third party. وہ کہتے ہیں ہاں ایک تیسرا فریق والنٹیرلی، یعنی بزنس کر رہے ہیں اے اور بی، ایک آدمی فضول میں خواہ مخواہ کوئی کھڑا ہوا ہے جس کا نام سی ہے، وہ بی ڈر رہا ہے کہ جی ڈیویلیشن رسک ہو جائے گا، تو سی کہتا ہے کہ چل یا تو بزنس کر، اگر تیرا کوئی اس طرح کا رسک ہوا تو وہ میں بیئر کر لوں گا. اور اس سی کا نہ بی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اے کے ساتھ کوئی تعلق ہے، وہ ایویں خواہ مخواہ والنٹریلی کیپیسٹی کے اندر اس طرح کوئی کرتا ہے تو نارملی ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی فضول ہے، خواہ مخواہ ہے. اب یہاں پر ایک آ سکتا ہے کہ ممکن ہے یہ گورنمنٹ بھی ہو تھرڈ پارٹی، اور اے اور گورنمنٹ چاہ رہی ہو کہ بزنس جو ہے وہ فلورش کرے، اور ہمارے بزنس سیکٹر کے اندر لوگوں کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے، تو دو پارٹیز کو گورنمنٹ ایک والنٹری کیپیسٹی دے دے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈیویس ہو وہ ہم بیئر کریں گے، تاکہ بزنس تو شروع کریں، حلال بزنس کی طرف تو آئیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی اگر گارنٹی دینا چاہے تو دے سکتی ہے، لیکن پارٹیز ٹو کانٹریکٹ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے.